जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 11 जनवरी 2025 की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 जनवरी 2025 को जो दिवस मनाते हैं दोस्तों वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसे दिवस हम पढ़कर नहीं जाते एग्जाम में। 11 जनवरी को दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये दिवस 2007 से मनाया जाता है। इसे वियर ब्लू डे भी कहते हैं। 2010 में बराक ओबामा ने इसे पूरी जनवरी मनाया था। मतलब क्या है इसका दोस्तों, आपने सुना होगा बच्चों की तस्करी होती है दूसरे देशों में या महिलाओं की तस्करी की जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 11 जनवरी 2025 को आज ये दिवस हम मनाएंगे और प्रति वर्ष 11 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण दोस्तों दिवस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का पूरा संक्रामक रोग उपचार में मिलेगी मदद। मतलब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अभी पूरा हुआ है। यह परियोजना 2020 में शुरू हुई थी। ये क्या करता है, यह आनुवांशिक और संक्रामक रोगों के उपचार में सुविधा देता है। यानी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारा आनुवांशिक और संक्रामक रोग में मदद मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, फिल्म निर्माता और राज्यसभा के पूर्व सांसद। दोस्तों एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता और जो कि राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रहे, प्रतीश नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसिद्ध पत्रकार भी रहे, लेखक भी रहे, फिल्म निर्माता भी रहे और इनको 1977 में पद्मश्री भी दोस्तों दिया गया, इसलिए खास हो जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक बलदेव सिंह का निधन। दोस्तों हाल ही में 4 युद्ध का क्या मतलब है? 4 युद्ध का मतलब है 1947 से 48 में एक युद्ध हुआ था और 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 वाला युद्ध। इन सभी युद्ध में हिस्सेदार रहे बलदेव सिंह का राजौरी में हाल ही में निधन हो गया है और ये कहे जाते हैं कि 4 युद्ध इन्होंने लड़े थे, इसलिए 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये हमारे लिए एक पूजनीय व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने 4 युद्ध में अपनी हिस्सेदारी दी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है हाल ही में बलदेव सिंह का निधन हो गया है राजौरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। ऑस्कर 2025 की रेस में भारत की 5 फिल्में शामिल की गई हैं। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस ने 8 जनवरी को एक सूची जारी की है, जिस सूची के तहत भारत की भी 5 फिल्में इसमें शामिल की गई है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होगा, इसमें इनको ऑस्कर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में एक सूचना जारी की गई है, जिस सूचना के तहत आदू जीवितम, द गोट लाइफ, सूर्या की कंगुआ, रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये 5 फिल्में शामिल की गई हैं ऑस्कर 2025 की रेस में। अब देखते हैं इनको ऑस्कर किसी भी श्रेणी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मिलता है। लेकिन ये 5 फिल्में भारत की शामिल की गई हैं ऑस्कर की रेस में। 17 जनवरी तक एक वोटिंग होगी, उसके बाद देखते हैं इनको किसी फिल्म को ऑस्कर मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुनात्सा गंचू सेकंड जल विद्युत परियोजना। दोस्तों पुनात्सा गंचू ये सेकंड जल विद्युत परियोजना ये भूटान में शुरू की गई है और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल बोलते हैं, उसने ये शुरू की है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत और भूटान के बीच ये एक द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है। 2006 में भारत और भूटान के बीच एक समझौता किया गया था कि वहां पर एक संकोश नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई जाएगी। वो परियोजना दोस्तों अब बनी है, जिसका नाम पुनात्सा गंचू रखा गया है। तो आपसे पूछ लेगा भूटान और भारत के सहयोग से बनने वाली जो परियोजना है उसका नाम पुनात्सा गंचू, जो कि भूटान में बनी है
और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025। दोस्तों इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। यह केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें 30 लाख युवा शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रत्येक युवा अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जैसे शिक्षा है, तकनीकी है, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक युवा हिस्सेदारी लेंगे और उन पर विचार विमर्श करेंगे। इसलिए भारत को विकसित बनाने के लिए युवा नेता संवाद दोस्तों 2025 ये 10 से 12 जनवरी में भारत मंडपम नई दिल्ली में दोस्तों होने जा रहा है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 8वां राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या होता है, इस उत्पादन कार्यक्रम का मतलब क्या है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देना। हालांकि सिक्किम भारत का और विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये 8वां राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण। दोस्तों महाकुंभ इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और महत्वपूर्ण ये पर्व मनाया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण। दोस्तों आकाशवाणी का विशेष चैनल कुंभवाणी लोकार्पित किया गया है योगी जी द्वारा। यानी 10 जनवरी में आकाशवाणी का एक विशेष चैनल कुंभवाणी लोकार्पित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसी के साथ साथ कुंभ मंगल ध्वनि का भी लोकार्पण किया गया है। अब कुंभवाणी जो चैनल है इसके तहत होगा क्या, जब से महाकुंभ स्टार्ट होगा यानी 13 जनवरी 26 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें सुबह 5:55 से लेकर रात्रि 10:05 तक पूरा प्रसारण सुनाया जाएगा। इसकी जो आवृत्ति रखी गई है दोस्तों वो 103.5 मेगाहर्ट्ज रखी गई है। हालांकि एग्जाम वाला यही पूछ लेगा कि इस चैनल की आवृत्ति कितनी रखी गई थी, तो आपको याद रखना है कुंभवाणी चैनल और कुंभ मंगल ध्वनि। हाल ही में दोनों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये बात बड़ी खास हो जाती है। और महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में किया जा रहा है। हालांकि इस पर मैं महाकुंभ पर पूरी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसके तहत आपको बताऊंगा कब कब कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है। अभी आपको जल्द ही इसके बारे में एक वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। दोस्तों ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की है। अब इस फैसिलिटी से क्या होगा दोस्तों, जितनी भी जटिल तरंगे हैं अर्थात जो समुद्र में तरंगे उठती हैं, धारा उठती हैं, उन जटिल तरंगों और धारा इन अंतःक्रियाओं को नियंत्रित कर सकेगी ये फैसिलिटी। मतलब शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी जो है दोस्तों, उसके तहत जटिल तरंगे और धारा को अंतःक्रिया किया जाएगा, मतलब उनका नियंत्रित किया जाएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन जिसे रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत की है। इसके तहत जितनी भी जल तरंगे हैं या काफ़ी हैवी तरंगे जिन्हें बोलते हैं, उनको नियंत्रित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों 10 जनवरी को मुंबई में होगा 21 वर्ष का संस्करण। ये क्या है? इस महोत्सव की शुरुआत चीनी नाटक द ब्लैक डॉग से होगी। अब एशियन फिल्म फेस्टिवल का क्या मतलब है दोस्तों? इस फेस्टिवल के तहत एशिया की जितनी भी प्रमुख फिल्में हैं उनकी प्रदर्शनी होगी, उनके बारे में बताया जाएगा कि किस फिल्म में क्या बात की गई है
और दोस्तों इस बार जो मुख्य नजर रखी गई है वो दोस्तों दक्षिण कोरिया पर रखी गई है, क्योंकि इस बार दक्षिण कोरिया की 6 फिल्में शामिल हुई हैं और उन पर विशेष रूप से नजर सभी एशिया की है। तो आपको याद रखना है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल ये आपका 10 जनवरी को मुंबई में शुरू किया जा रहा है और इस महोत्सव की शुरुआत चीनी नाटक द ब्लैक डॉग से होगी और विशेष रूप से जो ध्यान है वो दक्षिण कोरिया की फिल्मों पर है, क्योंकि इस बार दक्षिण कोरिया की 6 फिल्में इसमें शामिल की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने किया 5G यूज केस टेस्ट लैब? दोस्तों अभी रांची में केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस टेस्ट का शुभारंभ किया। इसके तहत क्या होगा, जितने भी कोयला खदान हैं उनको डिजिटलीकरण से जोड़ा जा रहा है, आधुनिकरण से जोड़ा जा रहा है। तो 5G यूज केस टेस्ट लैब ये भी झारखंड के रांची में शुरू किया गया है और केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरब प्लास्ट 2025, अब ये क्या है दोस्तों? प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स प्रदर्शनी दुबई में आयोजित होगी। दोस्तों इस बात को उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक उद्योगों में नवाचारों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा, यानी अरब प्लास्ट 2025 का जो दोस्तों आयोजन किया जा रहा है वो दुबई में किया जा रहा है। इसमें बताया जाएगा कि प्लास्टिक उद्योगों के लिए किस हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए, यानी प्लास्टिक का उपयोग उद्योगों व नवाचारों में कैसे लाना चाहिए उपयोग उसका, ताकि पर्यावरण पर कोई हानि ना हो, पर्यावरण को कोई क्षति ना हो। इसलिए प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स प्रदर्शनी लगाई गई है दोस्तों दुबई में। 125 कंपनियां भारत के बीच में शामिल हुई हैं। कुल 730 कंपनियां इस प्रदर्शनी में शामिल हुई हैं और इसके तहत बताया जाएगा कि प्लास्टिक उद्योगों में या नवाचारों में प्लास्टिक का कैसे उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण की क्षति न हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फ्लामिंगो महोत्सव, दोस्तों ये 18 से 20 जनवरी में आंध्र प्रदेश में होगा, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारतीय युद्धपोत INS तुशील की पहली पोर्ट विजिट, दोस्तों हाल ही में भारतीय युद्धपोत है INS तुशील, उसने पहली विजिट की है अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका देश सेनेगल के डकार बंदरगाह पर। अब वहां के जितने प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। तो आपको याद रखना है, भारतीय युद्धपोत INS तुशील की पहली पोर्ट विजिट हुई है दोस्तों। अफ्रीकी देश है एक सेनेगल, उसके डकार बंदरगाह पे, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं दोस्तों। कैशलेस उपचार योजना यानी कैशलेस ट्रीटमेंट योजना, ये बड़ी चर्चा में बनी हुई है दोस्तों। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें होगा क्या दोस्तों, आपने सुना होगा जितनी भी सड़क दुर्घटना होती हैं उनमें उपचार के लिए, यदि उपचार होता है, कोई दुर्घटना हो गई तो 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए का खर्च वहन करेगी सरकार। यानी 7 दिन तक का जितना भी इलाज होगा उसका खर्च 1.5 लाख का सरकार उठाएगी। और अगर हिट एंड रन मामलों में मृतकों को, यानी हिट एंड रन कोई एक्सीडेंट कर चला जाता है या उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृतकों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यह योजना केवल उन अस्पतालों पर लागू होगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सड़क दुर्घटना के साथ साथ 7 दिन में 1.5 लाख रुपए खर्च उठाएगी। अगर वहीं पर मृतक यानी मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। और यह योजना केवल उन अस्पतालों पर लागू होगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन में मैंने लिए हैं आज दोस्तों भारत और विश्व में प्रथम जो घटना सबसे पहली बार देखी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न दोस्तों। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बनाया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये मोना सिंह बनी है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दोस्तों पहला देश ये जॉर्डन बना है।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक, ये जिया राज बनी है, ये आपको याद रखना है। देश का पहला राइस एटीएम यानी देश का पहला चावल एटीएम, ये भुवनेश्वर में लगाया गया है। और भुवनेश्वर में दोस्तों इस बार प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव मना रहे हैं। उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, ये ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में लगाई गई है। यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस जिसे बोलते हैं लागू करने वाला पहला राज्य, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में यूपीएस पेंशन सिस्टम लागू हुआ है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, ये मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार में बनी है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु जो हाल ही में बना है, जिसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, आपको याद रखना है, रूस के ओलेग कोनेनिको, यह आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश दोस्तों थाईलैंड बना है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला साहित्यिक शहर, ये कोझिकोड केरल बना है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला, ये भी बड़ा खास है दोस्तों, आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी ठूटाकुरा, ये भी यूपीपीसी से पूछा गया था क्वेश्चन। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, ये भीष्म, ये उत्तराखंड में अभी लॉन्च किया गया था। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है दोस्तों पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। हालांकि इन्होंने सातों महाद्वीप की ऊंची चोटी पर फतेह पाई है अभी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला, तो ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश से हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर, ये बड़ा खास है, पाली जिले राजस्थान में बनाया गया दोस्तों। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम दोस्तों धर्मशाला है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ये HDFC है दोस्तों। 4 दिन वर्क वीक एशिया वाला पहला देश सिंगापुर। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश ये दोस्तों नाइजीरिया बना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय, ये पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन, गोपी ठूटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये आपको पता है कोलकाता में बनाई गई थी। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश फ्रांस है दोस्तों। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण अभी सऊदी अरब में दोस्तों किया गया है। हालांकि रिवीजन प्रश्न मैंने जल्दी में करा दिए क्योंकि ये महज एक रिवीजन है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रतिदिन आपको 15 क्वेश्चनों के बाद रिवीजन के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि प्रतिदिन आपको अच्छी वीडियो ऐसे ही प्राप्त होती रहे। प्रतिदिन 8 बजे वीडियो आती है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आप इसे प्रतिदिन देखिए। धन्यवाद दोस्तों।